chemical bonds, Lewis structure, VBT and VSEPR theory, drawbacks of VBT, MOT, resonance, dipole moment, polarization, H bonding, bond angles and inert pair effect. इतने सब टॉपिक्स हमें कवर करने हैं, ठीक है। इसमें एक और भी चीज पढ़ा लेते हैं, लुईस स्ट्रक्चर के बाद फॉर्मल चार्ज। करिए कॉपी। सर लास्ट वाला पॉइंट क्या है? इनर्ट पेयर एंड इनर्ट पेयर इफेक्ट। ओके सर। सर फोर्थ वाला क्या है? हाँ क्या कह रहे हैं? फोर्थ वाला क्या है? फोर्थ लिखा है लुईस स्ट्रक्चर एंड फॉर्मल चार्ज। एंड सर फिफ्थ ऑप्शन, फिफ्थ वाला क्या है? VBT and VSEPR theory। मुझे बताएंगे कि क्या होता है केमिकल बॉन्ड? सिंपल वर्ड्स में आप डिफाइन कर दीजिए, मैं डेफिनेशन नहीं पूछ रहा हूं आपसे। इन सिंपल वर्ड्स केमिकल बॉन्ड को कैसे डिफाइन करेंगे आप? अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स और बॉन्डिंग बिटवीन एटम। ओके मानस, और क्या डिफाइन कर सकते हैं? force that holds atoms together, where there is एक शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और बोलिए। gaining, losing or exchange of electrons to get the complete. Force that hold atom together। ठीक है अमन, और linkage of force which holds atom together। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मिनिमाइजेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, और कोई? आप लोगों की सबकी डेफिनेशन सही है और मैं उसी को कंबाइन करके अपने वर्ड्स में लिख। देखिए, it is defined as a force of attraction exists between two or more than two atoms, ions or species hold together as a stable molecule। मतलब इस डेफिनेशन में कुछ टर्म्स कंपल्सरी हैं जो आने चाहिए।
अट्रैक्शन होना चाहिए, बिटवीन 2 और मोर देन 2 होना चाहिए, और फाइनली स्टेबल होना चाहिए। तो डेफिनेशन कवर्स एवरीथिंग। तो आप लोगों की जो भी डेफिनेशन थी उसको कंबाइन करके ये बन जाएगा। ठीक, अभी लिखिएगा नहीं, मैं आपको टाइम दूंगा तब आप लिखिएगा। मैंने आपसे पूछा था कॉज क्या होता है, मैं अभी कॉजेज लिख रहा हूँ। क्या लगता है क्या रीजन होगा बॉन्डिंग का गाइस? क्या रीजन होना चाहिए? To gain stability. Stable, so stable. ठीक बात है, टू अटेन स्टेबिलिटी। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि स्टेबिलिटी क्या होती है? 2 या 8 electrons in order motion. To have a octet or duplet configuration. स्टेबिलिटी कैसे अटेन करेगा? Good. Nearest noble gas का electronic configuration लेके. देखिए, टू अटेन स्टेबिलिटी, ठीक है, ठीक है। अब दो तरीके हो सकते हैं। पहला प्रोसेस है, क्या बोर्ड नहीं दिख रहा है क्या प्रॉपर? हाँ सर, थोड़ा सर सा नीचे नीचे। का नहीं दिख रहा है बस। हाँ बस हो गया हाँ सर। बस एक्यूरेट। ठीक, ठीक है। पहला है बाय डिक्रीजिंग एनर्जी, मैंने लिखा है, मैं रिलेट करूंगा कि क्यों बोल रहा हूँ। और दूसरा बाय कंप्लीटिंग ऑक्टेट, जो आप लोगों ने बताया। अब ऑक्टेट कंप्लीट करना, इट्स अ पार्ट ऑफ थ्योरी। ऑक्टेट थ्योरी जो आपने हमेशा से पढ़ी है, दैट इज एक्चुअली पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस थ्योरी, was given by Cossel, Langmuir and Lewis, commonly known as Lewis theory। ठीक है, तो इनके बारे में डिस्कस करते हैं। अभी तो सिर्फ इंट्रो चल रहा है, करिए कॉपी। Sir, हाँ, by only decreasing energy, why can we attain stability? Why cannot by increasing the energy? मैंने आपसे क्या बोला? इट्स अ पार्ट ऑफ इंट्रो, आई विल एक्सप्लेन ऑल द थिंग्स। Okay, sir. सर इलेक्ट्रॉनिक वैलेंसी थ्योरी के बारे में क्या लिखा है? Cossel, Langmuir and Lewis। Done, sir. चल इरेज कर दूं। Yes sir. अब मैं उसी स्टेटमेंट के आगे से कंटिन्यू कर रहा हूँ। मैंने लिखा था बाय कंप्लीटिंग ऑक्टेट। तो अब ये आता है कि ऑक्टेट कंप्लीट होगा कैसे? तो देयर आर टू प्रोसेस। फर्स्ट बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड सेकंड बाय ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये शेयरिंग कैसे होगी? तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ शेयरिंग। वन इज mutual sharing and second the case where shared electron
is transfer by राइट। ये दो पैरेलल पॉइंट्स आ गए। यहाँ से ही वो सारे टर्म हैं जो आपने सुने हुए हैं बॉन्ड्स के। बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब आयोनिक और इलेक्ट्रोवैलेंस बॉन्ड। बाय म्यूचुअल शेयरिंग मतलब कोवैलेंट बॉन्ड। एंड थर्ड द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बाय सिंगल एटम इज Dative. तो इस तरीके से ये टर्म इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। अभी ये सिर्फ इंट्रोडक्शन ही है, फिर इंडिकेट करते हैं। करिए कॉपी। Done, sir. नो सर सबका हो गया। अब आते हैं फर्स्ट टर्म पे। देखिए जरा, कॉपी करने की अभी जरूरत नहीं है। केमिकल फॉर्म बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इलेक्ट्रोपॉजिटिव टू इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो सिर्फ ये ना कि ट्रांसफर हो रहा है ऐसे नहीं चलेगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव से इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। अब ये पॉइंट है कि ऐसा क्यों, तो उसका भी रीजन है। बिफोर दैट एक बात समझ लीजिए, मैं अगर आपसे एग्जाम्पल पूछता हूँ तो आप मुझे क्या एग्जाम्पल देंगे आयनिक बॉन्ड का? सोडियम क्लोराइड। हाँ सर, Yes. CaCl2 भी है। तो अब आप ये समझ लीजिए कि 10th तक वो ऐसा चलता था, ठीक है। अभी हमको ये याद रखना है कि एनी कंपाउंड ऑफ एस ब्लॉक, और वो भी 100% नहीं, वो हम अभी आपको कैलकुलेशन और कंपैरिजन बताएंगे। तो एस ब्लॉक का कोई भी, नॉट ओनली सोडियम, पोटेशियम भी हो सकता है, रुबिडियम भी हो सकता है, सीजियम भी हो सकता है, कैल्शियम भी हो सकता है, मैग्नीशियम भी हो सकता है, तो कोई ये होगा। अब इसके बाद आती है कंडीशन। जैसे मैंने आपको बोला कि इलेक्ट्रो पॉजिटिव टू इलेक्ट्रो नेगेटिव, तो रीजन देना पड़ेगा क्यों। तो पहला पॉइंट है लो आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी का काम क्या होता है? तो इट फेवर द फॉर्मेशन ऑफ कैटन। नाउ द पॉइंट इज व्हाई लो। तो मुझे जरा आयोनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन बता दीजिए, क्या होती है? Energy required. अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव Closely bound electron from an isolated. Amount of Isolated energy gaseous atom. required to remove an electron from isolated gaseous आइसोलेटेड atom. एंड गैसेस एटम। हाँ, प्रोसेस कैसा है? एंडोथर्म। सेकंड फैक्टर हमारा है हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या करती है? तो इट फेवर Formation of anion. Acceptance. फॉर्मेशन ऑफ एनायन। अब इसकी डेफिनेशन क्या होती है? Energy released. When an electron is When an electron is added, तो ये एक्सोथर्मिक होता है।
तीसरा फैक्टर जो आपके लिए नया है, Relativity difference. हाई लैटिस एनर्जी। इसका क्या काम है? तो इट फेवर द स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड। लेकिन अभी तो पॉइंट ये है कि ये होता क्या है, ये तो हमने सुना ही नहीं है। तो मैं यहाँ नीचे लिखूं, दिखाई देगा? वेट कर लूं, आप कॉपी करो फिर मैं लिखता हूँ। कर लो नहीं सर, दिख रहा है। सर दिख रहा है नीचे का भी। अच्छा लिख लो, मैं एक साथ ही पूरा लिख दूंगा। कर लो, कॉपी कर लो। सर वो आपने एस ब्लॉक के बाद क्या लिखा है? बस एग्जाम्पल लिखा है, नीचे कंडीशन COND। सर आपने सी पार्ट क्या लिखा है कंडीशन में? लैटिस एनर्जी। डन सर। Yes, sir, done. नो सर, एक मिनट। मैं कंटिन्यूशन में हूँ। देखिए, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन ऑपोजिट चार्ज आयंस कंबाइन टू फॉर्म 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड। ये उसकी डेफिनेशन होती है। इसके बारे में, इसके एप्लीकेशंस अभी हम करेंगे। पहले हम उसी कंटिन्यूएशन में चलते हैं। ये सी फैक्टर था हमारा। अब हम डी पर आते हैं। डी क्या है? सम ऑफ, अच्छा इसमें पहले एक चीज, एनर्जी इसमें रिलीज हो रही है, कैसा प्रोसेस है? एक्सो के एंडो? Exo. So एक्सो। अब डी पर आते हैं। सम ऑफ ऑल एनर्जी शुड बी नेगेटिव। अगर अब आपको याद आ रहा हो तो मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में ही बताया था कि एक्सो और एंडोथर्मिक के कुछ साइन होते हैं। याद आ रहा है? Yes, sir. यस सर। IE EA प्लस LE इज इक्वल टू नेगेटिव। अब हम जरा बात कर लें सबके इंडिविजुअली बारे में। IE हमारा एंडोथर्मिक, EA हमारा एक्सोथर्मिक है, ये भी हमारा एक्सोथर्मिक है। ठीक, और नेगेटिव साइन किसका होता है? एक्सो का कि इंडो का? हाँ, एंडो। कुछ पढ़ते हो, कुछ नहीं पढ़ते हो, Exo. बस नोट्स लिखते रहो। एक्सोथर्मिक का। तो अब क्या पता चल रहा है कि हम ओवरऑल सिस्टम की एनर्जी को रिलीज कर रहे हैं। यानी एक कंपाउंड के बनने में एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है। बात समझ में आ रहा है? अब मैं एक छोटी सी बात आपसे पूछता हूँ
कि अगर आपको गुस्सा बहुत आ रहा है तो आपके पास एनर्जी ज्यादा है या कम है? ज्यादा। 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 तो उस समय आपकी स्टेबिलिटी कम होगी या ज्यादा होगी? कम कम। तो एनर्जी और स्टेबिलिटी का क्या रिलेशन है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर ज्यादा से ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई तो कंपाउंड की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी। तो यही वो वाला कंसेप्ट है जहां हमने आपको बताया था स्टेबिलिटी कैसे मिलेगी, बाय डिक्रीजिंग एनर्जी। रिलेट हुआ स्टेटमेंट? Yes, sir. यस सर। अब आगे चलते हैं। इतना ही नहीं, अभी एक और भी चीज बाकी है जो हमने प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ी थी कि अगर हमें कभी आयनिक कंपाउंड की स्ट्रेंथ देखनी है तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई एंड डी। ई एंड डी याद आया? क्या होता है ई एंड डी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। बिल्कुल सही, नेगेटिव डिफरेंस हमने वहां पे पढ़ा था इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी नेगेटिविटी के टाइम पे। करिए कॉपी, फिर जरा लेटाइस एनर्जी के एप्लीकेशंस करते हैं। टेन से। हो गया कॉपी? यस। सर 1 minute प्लीज। Yes, sir. Done. तो अभी जरा कुछ चीजें समझिए यहाँ पे। बॉर्न हैबर साइकिल यूज करता है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ लेटाइस एनर्जी, जिसे थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हमें कंपैरिजन करना हो तो हम कैसे करेंगे? तो कंपैरिजन के लिए मैं आपको कुछ शॉर्टकट्स बता रहा हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा। हमने ये पढ़ा amount of energy released when opposite charge ions combine to form 1 mole of an ionic compound। ऑपोजिट चार्ज की बात कर रहे हैं। अब ऑपोजिट चार्ज के बीच में कौन सा फोर्स एग्जिस्ट करता है? बोलिए। Electrostatic. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वेरी गुड। फॉर्मूला बताएंगे उसका? Electrostatic force K into K Q2 divided by R square. देखिए बस ठीक है, बिल्कुल सही है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, उसी फिजिक्स के फॉर्मूले में अपने कट में यूज कर रहा हूँ।
हमें पता चल गया है कि लाइस एनर्जी है वो फोर्स अट्रैक्शन पे डिपेंड करती है, जितना हम फोर्स होगा उतना, तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दिस फोर्स इज directly proportional to the product of charges and inversely proportional to psi square. हमने इस फिजिक्स के फॉर्मूले को अपने शॉर्टकट में ऐड किया, ठीक है। यहाँ पर जो चार्जेस लिखे हैं दिस इज कॉल्ड प्राइमरी फैक्टर, और जो साइज है दैट इज सेकेंडरी फैक्टर। मतलब क्या है, मतलब समझा देते हैं। प्राइमरी ये बोल रहे हैं कि पहले जब कभी भी कंपेयर करना हो तो चार्जेस को देख के करिए, जब चार्जेस से काम ना बने तो साइज को देखिए। अब मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ जेईई ऑफिशियल एग्जाम का। कॉपी नहीं करिएगा, केवल देखिए। हमें ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि लेटाइस एनर्जी कंपेयर करो। जब हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया तो क्वेश्चन पूछने वाला हमसे ये एक्सपेक्ट करता है कि हमको या तो वैल्यूज याद होनी चाहिए, ठीक है, जो नहीं हो सकती, हम कैलकुलेट कर पाए, नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास कोई डेटा नहीं है, हमें कंपेयर करना है, तो हम कैसे करें। तो हमने इसके लिए एक शॉर्टकट बना दिया ताकि हमारा ये कंपैरिजन बहुत इजी हो जाए। अब शॉर्टकट में हमने इससे बोला कि प्राइमरी फैक्टर चार्ज है और सेकेंडरी फैक्टर साइज है। अब देखिए जरा, हमें लिथियम फ्लोराइड और पोटेशियम ब्रोमाइड में कंपेयर करना है। उससे पहले हम ये देख लें कि अगर चार्जेस का प्रोडक्ट ज्यादा होगा तो लेटाइस एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। ज्यादा। अगर साइज बड़ा होगा तो लेटाइस एनर्जी क्या होगी, घटेगी। कम होगी। अब आ जाओ, चार्जेस लिखते हैं क्योंकि वो प्राइमरी फैक्टर है, इस पर भी प्लस माइनस, इस पर भी प्लस माइनस, तो इन दोनों में क्या चार्ज को देख के कंपेयर कर पाएंगे आप, नहीं सर। अब हमें क्या देखना पड़ेगा, साइज, साइज। अब लिथियम बड़ा कि पोटेशियम बड़ा, पोटेशियम, पोटेशियम। तो लेटाइस एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, लिथियम लाइफ की ज्यादा होगी ना, एक बार समझा। हाँ, अब केबीआर और एमजीओ को कंपेयर करना है, इस पे +2 -2, तो पहले तो चार्ज देख लें। चार्ज देख के पता चल रहा है आपको किसका ज्यादा किसका कम, यस सर, यस सर। एमजे को सर। समझ आया। यस सर। यस यस सर। सर, तो ये क्वेश्चन का आंसर हमने अपने शॉर्टकट के थ्रू तो बहुत इजीली दे दिया, अदरवाइज ये बहुत डिफिकल्ट है। ठीक, अब आगे चलते हैं। इस पूरे कंपाउंड की सीरीज में लेटाइस एनर्जी हमें कंपेयर करना है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, चार्जेस। आपको आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कौन से ग्रुप के मेंबर्स हैं, यस सर, सेकंड, चार्जेस क्या हो जाएंगे, टेस्ट, तो आप देख पा रहे हैं चार्जेस में वेरिएशन दिख रहा है क्या आपको, नो सर। नो सर, सेम है। क्या देखना पड़ेगा, नहीं सर। साइज, सर साइज। तो ऑर्डर क्या होगा लेटाइस एनर्जी का, सर जैसा लिखा हुआ है वैसे। हाँ सर। सर हाँ। डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीजिंग ऑर्डर। यस सर। अब कुछ चीजें और जान ले कि हम लेटाइस एनर्जी का इस्तेमाल सिर्फ बॉन्ड की स्ट्रेंथ बताने के लिए नहीं कर रहे, बल्कि हम कुछ और जगह भी करते हैं। अभी बड़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, पक्का आपने कभी नहीं सोचा होगा, और अभी सोचना जरा। फर्नेस पता है हमें, यस सर। यस सर, फर्नेस क्या होता है, फायर बॉय मतलब इसमें मेल्ट करते हैं। हाँ, जिसमें हम मेल्ट करते हैं चीजों को। मेल्ट,
अब फर्नेस में हम मेल्ट करते हैं, हम फर्नेस में सब कुछ मेल्ट कर लेते हैं। टंगस्टन मेल्ट होता है कि नहीं होता है? But at very high temperatures. हाँ, तो भी टंगस्टन मेल्ट होता ही होगा, क्योंकि टंगस्टन का अगर आपको पता हो तो बल्ब और ट्यूबलाइट में फिलामेंट बनता है। Yes, Yes, sir. sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. आपका विदाउट मेल्टिंग तो क्या होगा? मेल्ट हुआ Yes, ना? sir. Yes, sir. Yes, अब sir. एक सोच के बताओ कि फर्नेस में सब कुछ मेल्ट हो जाता है, सब कुछ, लेकिन फर्नेस क्यों नहीं मेल्ट हो जाती फिर? मेरा क्वेश्चन कोई समझे ना? प्रॉपर्टी हो Yes, sir. हाँ, Yes, ये sir. बोल करके एक्सक्यूज मत दो कोई प्रॉपर्टी। माय क्वेश्चन इज सिंपली, आपने कभी सोचा इस बारे में नहीं सर। कि जिस चीज में नहीं, सब कुछ sir. मेल्ट हो नहीं। जा रहा है वो मेल्ट हो जाता है? नहीं क्या फैक्टर होगा उसको बनाने के पीछे? क्या सोचा लॉजिक लगाया रहेगा? नहीं पता। तो उसके क्यों ध्रुव? अंदर फर्नेस के अंदर जो हम लोग मटेरियल मेनली तो मेटल एक्सट्रैक्शन के लिए हम लोग फर्नेस यूज करते हैं, तो उसके और फर्नेस जिससे बना है, मतलब बेसिकली मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग कार्बन या सिलिकॉन जैसे मटेरियल्स यूज करते हैं। उन लोग के My तो question is very simple. What is that material? What is that material? It was again official JEE question. किस मटेरियल का बना होता है? टैलेंटेड। ये ब्रिक लेके अपने सर पे मार लो तुम सर, 1 मिनट सर, हो गया बस। तो हो गया। सर जिसकी सबसे ज्यादा सरफेस एनर्जी होगी। थैंक यू। ये देखो तो जी हमको बता रहे हैं ग्रेफाइट का है। ये देखो नमन जी ने बताया एलॉय का बनाएंगे। बेटा ये सब तो ऑप्शन में भी नहीं थे। सर ऑप्शन दे दो ना आप। सर आप ऑप्शन चलो। दे दो ना। ऑप्शन दे। हाँ सर। का शायद उससे आ जाए। आपने वो टर्म कभी सुना ही नहीं होगा जो टर्म ऑप्शन में था, इसलिए मैं लिख देता हूँ। That material is called refractory material. सुना है आपने? Yes, No. sir. नो। अच्छा No, जिसने नहीं, ये sir. बोला है वो एग्जाम्पल बता दे इसका। जिसने सुना है वो एग्जाम्पल बता दे। क्या होता है रिफ्रैक्टरी मटेरियल? सर रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स जैसे होते हैं जो आई थिंक हीट अब्सॉर्बिंग होते हैं। चलो मैं ये रहा उसका आंसर, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, और वाई ओनली कैल्शियम मैग्नीशियम ऑक्साइड? तो सीधा लेटाइस एनर्जी का ऑर्डर दिख रहा है आपको? यस। Yes, sir. Yes, sir. अब अभी कोई सोच सकता है कि कैल्शियम मैग्नीशियम से ज्यादा तो बेरिलियम का है, तो फिर बेरिलियम क्यों नहीं यूज किया? हाँ सर। सोच सकते हैं ना? यस। हाँ सर। Yes, तो sir. लॉजिक बहुत सिंपल है, जब कभी कोई चीज कॉमर्शियलाइज की जाती है तो देखना पड़ता है। Man. हाँ सर। ओके सर। Yes, sir. रोकड़ा। Yes. आपको पता है बेरिलियम का सोर्स क्या है? तो किसका सोर्स? नहीं सर। बेरिलियम Be। नहीं सर। नहीं पता। आप सोच भी नहीं पाओगे। ओ, मैं बता देता हूँ, बेरिलियम का सोर्स है वोल्केनो। वोल्केनो। वोल्केनो पता है ना? सर महंगा पड़ेगा हाँ जी, बनाना, सर। इसलिए मैग्नीशियम यूज करते हैं। आइलैंड जाना पड़ेगा। हाँ वही कह रहे हैं, अगर तुमको इसका बनाना है तो फिर घर घर वोल्केनो बनाना पड़ेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब आपको एक और चीज इंटरेस्टिंग बताते हैं। कुछ लोग मुझे यहाँ पे ब्रिक बता रहे थे, तो उन्हीं से मैं पूछ लेता हूँ कि आपने ऑब्जर्व किया कि पहले ब्रिक्स जो है वो रेड कलर की होती थी, किया ना ऑब्जर्व? Yes. आजकल ब्रिक जो बिल्डर Yes, यूज sir. करता है वो ग्रे कलर की, होती है ना? हाँ हाँ, सर। सर। Yes, sir. तो ये अचानक से कलर कैसे चेंज हो गया? सर शायद ऐश को वापस रीयूज करते हैं वो लोग। अच्छा ऐश Material change. चलिए मैं आपको बेसिक रीजन बताता हूँ कि क्यों कर पड़ा। एक्चुअली क्या है, रेड वाली ही होती थी हमेशा से, पर ब्रिक का जो रॉ मटेरियल वो डिगिंग निकलता है, यानी मिट्टी जमीन को खोद के निकाली जाती है। कंटिन्यूअसली डिगिंग की वजह से जो फर्टाइल सॉइल थी वो खत्म होने लगी। गवर्नमेंट ने बैन दिया ब्रिक इंडस्ट्री को।
लेकिन अगर ब्रिक इंडस्ट्री बैन हो गई तो कंस्ट्रक्शन रुक जाएगा, तो हम ये तो नहीं कर सकते थे, तो हमने उसका एक सब्स्टिट्यूट निकाला। सब्स्टिट्यूट, आपने फ्लाई ऐश सुना है? फ्लाई ऐश, Yes, sir. Yes, sir. सर वो जब बहुत लाइट होता है और एयर में सस्पेंड हो जाता है। मैं बताता हूँ, इट्स अ पॉल्यूटेंट जो इंडस्ट्री का वेस्ट उससे निकलता है, एयर में आता है, और आपको पता है अगर ज्यादा इनहेल हम कर तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो उस फ्लाई ऐश का जो बेसिक कंपोजिशन है उसमें Fe2O3 होता है, आयन ऑक्साइड। समझे? हमने क्या किया, उस आयन ऑक्साइड को इस रॉ मटेरियल के साथ रिप्लेस कर दिया, तो अभी जो हमारी ब्रिक्स का कलर ग्रे दिख रहा है ना, उसमें आयन ऑक्साइड भी होता है। अब आयन ऑक्साइड यूज करने के हमको दो बेनिफिट थे। वत्सल, 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 आर यू देयर? मुंह से आवाज निकालो। हाँ, मैं क्या बता रहा था आपको उसके लिए। तो Fe2O3 यूज किया जाता है। उसको यूज करने से हमको दो बेनिफिट आए। एक तो हम जो पॉल्यूशन हमारा बढ़ रहा था उसे हमने कंट्रोल कर लिया। दूसरा आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है कैल्शियम ऑक्साइड और Fe2O3। जरा इनकी लेटाइस एनर्जी को कंपेयर कर दें। कैल्शियम पे कितना चार्ज होगा? +2. +2. Fe पे कितना चार्ज होगा? +3. +3. ऑक्सीजन पे? Plus अब बताइए किसकी लेटाइस एनर्जी ज्यादा है? Fe2O3. तो आपने देखा हमको डबल बेनिफिट हो गया। अब हमारे पास जो ब्रिक्स हैं उनकी स्ट्रेंथ भी ज्यादा है, लेकिन हमारा पॉल्यूशन कंट्रोल हो गया। समझ में आया? इसीलिए अभी ब्रिक्स जो यूज की जा रही हैं। अच्छा, एक और भी चीज पता नहीं आपने नोटिस करी है कि नहीं करी है, कि अभी जो ग्रे वाली ब्रिक्स है उनका साइज नॉर्मल ब्रिक्स से बहुत ज्यादा बड़ा होता है। देखा कि नहीं देखा? हाँ सर यस सर, देखा। बताओ क्या दिक्कत है? क्यों बड़ा किया उसको? तो जो अभी बिल्डर लोग ऐसे तो कोई काम नहीं करते ना, कोई तो रीजन रहेगा उसके पीछे। क्या रीजन होगा? उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो अगर बड़ा भी बनाएंगे तो प्रेशर अब्सॉर्ब कर सकता है वो। सर अगर बड़ा होगा तो फिर वो एक ही यूनिट होगा, छोटे छोटे को जोड़ के नहीं बनाया हुआ होगा, तो ज्यादा विथस्टैंड कर पाएगा प्रेशर। बिल्कुल लॉजिक है आपका कि अगर आपको एक जगह को कवर करना है तो छोटी छोटी यूनिट्स को, बहुत सारी यूनिट्स को कंबाइन करोगे तो ज्यादा मटेरियल लगेगा उनको कनेक्ट करने के लिए, मतलब सीमेंट ज्यादा लगेगी। Yes, हाँ, और सर। एक बड़ा यूनिट Yes, लगा है sir. तो कम लगा। लॉजिक समझ में आया? यस सर। हाँ, ये लॉजिक है। अभी देखो, कोई भी चीज अगर कॉमर्शियल यूज हो रही है तो उसके पीछे बहुत सारे रीजंस होंगे। समटाइम्स आपको पता है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स नहीं पता है। ठीक है, चलिए, तो ये समझ में आया। अब एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, लेटाइस एनर्जी का यूज। सैंड पेपर पता है आपको? यस yes, सर। sir. Yes, sir. अच्छा बताओ, सैंड पेपर का यूज क्या होता है? सर उससे रस्ट Filter. निकालते हैं। कमर्शियल यूज करते हैं। पॉलिश करने के लिए। पॉलिश करने के लिए। अच्छा चलो, ऑक्साइड की लेयर निकाल। शाइन देने के शाइन, वाह, तो चेहरे को रगड़ लो अपने, शाइन आएगी। नहीं सर, गुड को मेटल्स पॉलिश को। करते हैं। चलो, अच्छा आप मुझे ये बताओ, कॉम्पोजिशन क्या होता है उसका? गौर नहीं। कॉम्पोजिशन क्या होता है? सैंड तो होती रहेगी, सैंड पेपर बोल रहे हो तो। Yes. और क्या होता है? सर एल्युमिनियम हो सकता है। तो इधर देखो क्या क्या हो सकता है। दिखा क्या क्या Yes, हो सकता है? sir. एल्युमिनियम ऑक्साइड, आयन ऑक्साइड एंड सिलिका, ये तीन चीजें होती हैं, तीन कंपाउंड्स होते हैं, और ये तीनों लेटाइस एनर्जी के बेसिस पे ही सेलेक्ट हुए हैं। ओके, अब
कॉमर्शियल नेम ऑफ सैंड पेपर तो कॉमन नेम है. कॉमर्शियल नेम इज एमेरी, EMERY. दिख रहा है आपको? Yes, Yes, sir. sir. तो मैंने आपसे पूछा था यूज क्या होता है, तो आप मुझे बता रहे थे वो क्या शाइन लाने के लिए. तो द करेक्ट टर्म इज एब्रेसिव. क्या बोलते हैं? Abrasive. Abrasive. हमसे एब्रेसिव मटेरियल करके क्वेश्चन पूछा गया है. तो एब्रेसिव मटेरियल अगर आपको सेलेक्ट करना है तो किसके बेसिस पे सेलेक्ट करेंगे? Lattice. Energy. है ना? इज इट क्लियर? Yes, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. करिए कॉपी. सर वो आपने लास्ट में एब्रेसिव के बाजू में क्या लिखा है? ये एमेरी इसका नेम है. सैंड पेपर इज कॉल्ड एमेरी. EMERY. So, री कौन सा मटेरियल वो फिर से एक बार? क्या चीज? कौन सा मटेरियल है वो? Refractory. अरे ओके, कहाँ पे कौन सा मटेरियल? रिफैक्ट. अच्छा ये रिफ्रैक्टिव. हाँ मुझे लगा ये पूछ रहे हैं. सर उसके लिए कोई डेफिनेशन है क्या? किसके लिए? रिफ्रैक्टरी Abrasive. मटेरियल के लिए? बेटा मैंने आपको ये तो यहाँ पे बता दिया. ये सब एस ब्लॉक में आप पढ़ेंगे, ओके है ना? सर. एस ब्लॉक में हम आपको पढ़ाएंगे सब. अब यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछना था कि किसके बेसिस पे निकालते हैं, इसलिए मैंने बता दिया. रिफ्रैक्टरी का मतलब होता है जो जिसका हाई टेम्परेचर टॉलरेंस हो. Done, sir. डन. Sir, 2 minutes. जहां जहां स्टार लगाया है वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. डन. Yes, sir. इरेज कर रहा हूँ. प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड. अब जरा देखिएगा, हमें प्रॉपर्टी समझनी है और प्रॉपर्टी समझने के लिए मैं आपसे बोलूंगा कि आप अपना वही एग्जाम्पल जो आपको पता है NaCl उसके बारे में आप इमेजिन कर लीजिए. मैं उसी से ही सारे पॉइंट एक्सप्लेन कर दूंगा.
देखिए मैंने जो पॉइंट्स लिखे हैं ये आपको पता है, लेकिन आपको इनके बारे के रीजन समझने होंगे। ध्यान से देखिए जरा। पहला पॉइंट मैंने लिखा है आयनिक कंपाउंड्स आर क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो व्हाट इज मीन बाय क्रिस्टलाइन, बताएंगे क्या होता है क्रिस्टलाइन? which गाइस कुछ contains आइडिया? water molecules. वाटर, आप NaCl का इमेजिन कर रहे हो तो वाटर मॉलिक्यूल कहां से लाओगे? The small crystalline crystalline. चलो हम लोगों ने अच्छा NaCl देखा है सबने, सॉलिड वाला। Yes. Yes, sir. Yes, sir. सॉलिड NaCl आपने देखा होगा, ऐसे बड़े ऐसे पीसेस रहते हैं। हैव यू सीन लाइक दैट? Yes, yes. Yes, sir. सीरियसली? No, sir. So Crystals, they are very small. crystals होते हैं. देखो स्मॉल हो या लार्ज हो, बट नेवर बी लाइक दैट। ऐसा स्फेरिकल कभी नहीं हो सकता। क्या मतलब है मैं समझाता हूँ। देखो जरा, क्रिस्टलाइन होने का मतलब होता है फिक्स लेटाइस, मतलब लेटाइस मतलब दैट यूनिट। इस यूनिट के ऊपर एक सोडियम एक क्लोराइड, मतलब पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिक्स फिर नेगेटिव, यानी अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव, यानी सोडियम और क्लोराइड का अरेंजमेंट होता है। ऐसे कंपाउंड्स को हम क्रिस्टल बोलते हैं, जहां एक फिक्स यूनिट एक फिक्स पैटर्न होता है। अब आप सोच के बताओ, ऐसा कंपाउंड आपको ऐसे कैसे दिख सकता है? कैसे पॉसिबल होगा एक पॉजिटिव एक नेगेटिव? कभी नहीं होगा। आप सॉलिड भी सोडियम क्लोराइड आपने नहीं देखा होगा, गूगल करके देख लेना, या फिर अगर आपके घर में जो नमक है ना उसको भी हाथ में लेकर के देखना, थोड़ा ग्रेनुलर आपको समझ में आएगा, आपको वो स्फेरिकल कभी नहीं समझ में आएगा। समझ आ रहा है? आप करके देख लीजिएगा, गूगल करके देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखा है। तो इसे बोलते हैं हम फिक्स्ड लेटाइस, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। इसके बाद सेकंड पॉइंट लिखा है हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मुझे बताएंगे क्यों हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट? लूजली पैक्ड होता है तो डिफिकल्ट टू ब्रेक द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। Force of attraction ज्यादा होता है. ड्यू टू स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स। स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स मतलब फिर वही लेटाइस एनर्जी। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं बैड कंडक्टर। अजीब तो नहीं लग रहा? याद रखिएगा NaCl बैड कंडक्टर होता है। कंडक्टिविटी इन मॉल्टेन और एक्वेस हो सकती है, पर सोडियम क्लोराइड कभी कंडक्टर नहीं होता। समझ में आ रहा है? अगर आपको उसकी कंडक्टिविटी चाहिए तो किस कब मिलेगी आपको? मॉल्टेन और एक्वेस में। तो उसका रीजन ये है ना, बिकॉज सॉलिड स्टेट में कोई इलेक्ट्रॉन्स की अवेलेबिलिटी नहीं होती। जब हम लोग अक्वस स्टेट या मोल्टन करते हैं, नहीं नहीं, आप बिल्कुल रीजन आपका सही है। सॉलिड कंडीशन में उसमें नहीं होता है। जब तक आप उसे आयनाइज नहीं करोगे तब तक आप आयंस मारे नहीं, तो करंट फ्लो कैसे कराओगे? हाँ सर, बस वही पूछना था। हाँ, अगर वैसे भी एक लॉजिकल बात है ना, अगर सोडियम क्लोराइड कंडक्टर होता तो आप सोच के देखो, हमारे घरों में जो वायरिंग हो रही है उसमें कॉपर यूज कर रहे, कितना एक्सपेंसिव है। सोडियम क्लोराइड तो अवेलेबल था। हमारे यहाँ की तो बिल्डिंग की वॉल से भी सोडियम क्लोराइड निकलता है ना? ओके, नेक्स्ट, सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट। इसके लिए एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, यूनिवर्सल होगा। लाइक डिसॉल्व लाइक, इसका मतलब बताएंगे क्या होता है? सर मतलब कि पोलर कंपाउंड को पोलर सॉल्वेंट ही डिसॉल्व कर सकते हैं। परफेक्ट परफेक्ट। पोलर सॉल्युबल इन पोलर एंड नॉन पोलर सॉल्युबल इन नॉन पोलर, मैंने यहाँ लिख दिया है। इसके बाद हार्ड एंड ब्रिटल।
हार्डनेस समझ में आती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ब्रिटलनेस क्या होती है, मुझे कोई बताएगा प्लीज? ये टूट मत जाता बताना कि जल्दी। टूट जाता है, ये मत बताना कि टूट जाता है ना? अब बोलिए। सॉरी सर। देखो, अगर टूट जाना ब्रिटलनेस होता तो क्रैक जैक बिस्किट आता है, पार्ले जी बिस्किट आता है, उसके ऊपर लिखा होना चाहिए था ब्रिटल इन नेचर। तो मतलब वो एग्जैक्टली मैलिएबल या डक्टाइल नहीं, हम लोग उसको हैमर करने जाएंगे ऐसा कुछ तो वो ब्रेक हो जाएगा। और सोच लो, सर लोगों ने मैसेज पे कुछ कुछ एग्जाम एक्सप्लेनेशन दिया है, बट मैं कन्विंस नहीं हूँ। आप और सोच के बता दीजिए, नहीं तो फिर तो मैं बताने ही वाला हूँ। नो आइडिया? चलो, देखिए जरा, ऐसा अरेंजमेंट होता है आयनिक कंपाउंड का, ध्यान से देखिएगा। कैटायन, एनायन, एनायन, कैटायन, अल्टरनेट। जब आप इसमें प्रेशर अप्लाई करते हो तो इनकी लेयर स्लिप कर जाती है, और लेयर स्लिप करने के बाद सेम चार्जेस कम टुगेदर, और जैसे ही सेम चार्जेस पास में आएंगे क्या होगा? रिपल्शन। रिपल्शन। एंड दिस रिपल्शन इज कॉल्ड ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस। बात समझ में आया ना? साइंस की लैंग्वेज में ब्रिटलनेस ये होता है, बाकी तो टूट जाता है ऑलवेज करेक्ट, ओके। है ना? आप बोल सकते हो टूट तो गया, है ना? हाँ करिए तो कॉपी। सर वो आपने बैड कंडक्टर के बाद क्या लिखा है? डैश लगा के सॉल्युबल। कंडक्टिविटी इन मॉल्टन और एक्वेस। डन सर। Yes, sir, done. सर 2 मिनट रुक जाओ प्लीज। ये बहुत जल्दी लिख लेती है फिर बोल देती है। तुम लोग इस सर चीज को इससे इतना मेरा फास्ट लिखती है वो। ऐसा तो नहीं जब मैं समझाता रहता हूँ तभी लिख लेती है। लगता हुई। यस सर डन। डन सर। सबका हो गया? Yes, sir. ठीक। अब अगला बॉन्ड है कोवेलेंट बॉन्ड।
देखिए जरा ध्यान से, कोवेलेंट बॉन्ड, chemical bond formed by the mutual sharing of electron. Condition: END should be 0. On the basis of sharing of number of pair of electrons, CBB 3 types के होते हैं. Sharing of 1 pair of electron हुआ तो single bond, 2 pair of electron हुआ तो double bond, 3 pair of electron हुआ तो triple bond. करिए कॉपी. तो END क्या है? इलेक्ट्रॉन. ये END पहली बार आया है. और इससे पहले अभी कैसे लिखा था आपने END? हाँ बेटा, आयनिक में कैसे लिखा था अभी? इलेक्ट्रॉन. Done, sir. Done? Yes, sir, done. Yes. END का फुल फॉर्म मिला कि नहीं मिला आपको? मिल. हाँ, कौन पूछ रहा था? देखिए जरा, अगर हम END के बेसिस पे देखें तो कोवेलेंट बॉन्ड दो टाइप्स के हैं, पोलर कोवेलेंट एंड नॉन पोलर कोवेलेंट. पोलर हेटेरोएटॉमिक होता है, मतलब HCl, HBr डिफरेंट एटम्स. नॉन पोलर होमोएटॉमिक होता है, Cl2, O2, H2, Br2, I2, F2. अगर एटम्स आइडेंटिकल हैं तो END. भाई END का फुल फॉर्म बता दीजिए प्लीज. Electronegativity difference. जिसको नहीं पता उसका पहुंचा मैसेज कि नहीं? इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 0 आ जाएगा क्योंकि आइडेंटिकल है. यहाँ पर डिफरेंट है तो नॉन जीरो आएगा. तो हमें कंडीशन क्या पता था कि END शुड बी 0. इसने 100% कंडीशन लिया है तो ये 100% कोवेलेंट भी है. ये इम्प्योर कोवेलेंट है. तो आपको मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि इम्प्योर कोवेलेंट है तो मतलब इम्प्योरिटी किसकी होगी?
गाइस कोवेलेंट बॉन्ड में किसकी इंप्योरिटी होगी? अरे लास्ट लेक्चर में पढ़ाया भाई, आयोनिक। यस सर, डिफरेंस 1.7 वाला। हाँ ये फॉर्मूला लिखा था, तो परसेंटेज आयनिक हम बता देंगे कि कितना आयनिक हो गया है वो। 16 x से डिफरेंस xp प्लस 3.5 x से डिफरेंस न्यूमेरिकल भी कराए थे इसके, तो मैंने यस सर। कर लीजिए कॉपी। डन सर। सबका हो गया? नहीं सर। नहीं सर, एक सेकंड। सर एक डाउट था हाँ सर, ये जो पोलर वाले में है उसमें END टेंडिंग टू 0 होगा ना? आपने HCl कैलकुलेट किया था लास्ट टाइम, याद आ रहा है? यस सर। चेक करिए कितने परसेंट आया था। एंडिंग टू तो आप बोल सकते हो किसी को भी। क्योंकि ऊपर आपने लिखवाया था कि END 0 होना चाहिए अगर कोवैलेंट है तो। हाँ हाँ 100% के लिए। ओके सर। तो इम्प्योर बॉन्ड तो बोल ही सकते हैं ना मुझे। यस सर। हाँ तो इम्प्योर इसी था मैंने। सर आप हो गया एक बार वो कॉपी? परसेंट आयोनिक में लिखी हुई वैल्यूज बता सकते हैं? 16 x a डिफरेंस xb प्लस 3.5 x a डिफरेंस xb का होल स्क्वायर। सर हम उसको माइनस भी लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल माइनस लिख सकते हैं। आप लास्ट लेक्चर में थे कि नहीं थे? थी सर। आप इसलिए उसे कैसे भी लिख लीजिए, फर्क नहीं पड़ता, बट कैलकुलेशन फाइनल आंसर में ध्यान दीजिए। डन।
चलिए मैं एक मिनट पढ़ देता हूँ, बाद में लिखिए आप इसे। प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट एग्जिस्ट इन ऑल फेजेस, सॉलिड, लिक्विड, गैस। एग्जाम्पल देखो, दिख रहा है, ये हर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। फिर क्रिस्टलाइन भी होते हैं, एमॉर्फस भी होते हैं। सॉल्युबिलिटी के लिए लाइक डिसॉल्व लाइक, पोलर सॉल्युबल इन पोलर एंड नॉन पोलर सॉल्युबल इन नॉन पोलर। बैड कंडक्टर है, लेकिन ग्रेफाइट एक एक्सेप्शन है जिसमें मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, बट एक्सेप्शन है, जाइंट मॉलिक्यूल्स लाइक डायमंड, कार्बोरेंडम, सिलिका एटसेट्रा, इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। सर आप एक बार वापस बता सकते हैं डायमंड के बाद क्या लिखा है? कार्बोरेंडम, कार्बन लिख करके RUNDUM, कंपाउंड होता है। आगे पढ़ेंगे आप इन सब कंपाउंड्स के बारे में डिटेल स्टडी, अभी सिर्फ एग्जांपल्स लिखते हैं, फॉर्मूला, प्रॉपर्टी सब पढ़ेंगे आप उसकी। डन सर। सबका हो गया? यस सर, हो गया। नहीं सर, एक सेकंड, लास्ट लाइन लिखनी है। ठीक है, लिखो। हाँ सर, डन। देखिए जरा, shared electron is transferred by single atom represented by an arrow from donor to recipient या acceptor। ठीक, shared, जरा ध्यान दीजिए, शेयरिंग, ट्रांसफर। शेयरिंग कौन सी डेफिनेशन से आया? कोवेलेंट की। ट्रांसफर कौन सी डेफिनेशन से आया? आयोनिक। इसका मतलब इसमें तो दोनों की प्रॉपर्टी हो गई। यस, शोज इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज। ये आयनिक और कोवेलेंट दोनों के बीच का कैरेक्टर हो गया, ठीक है, जिसे हम एरो से रिप्रेजेंट करेंगे, डोनर टू रेसिपिएंट। कर लीजिए कॉपी। डन सर। डन? वाओ। यस। मैं इरेज करूं क्या? रुको सर, ये ना हाँ, तुम मत बोला जल्दी। कर भाई, डन। सर हो गया।
यस सर हो गया। Yes, sir, done. Done, sir. पूरे बैच में गिन के 2 ही 4 5 लोग लिखते हैं, बाकी के लोग तो वैसे भी म्यूट करके सो रहे होंगे। बाद में मैसेज करेंगे सर रिकॉर्डिंग चाहिए। मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कि बिल्कुल भी ऐसा जरूरी नहीं है कि रेड हाउस के नाम से रिकॉर्डिंग पड़ी हो। आपको रिकॉर्डिंग चाहिए, आप टॉपिक से रिकॉर्डिंग सर्च करिए यूट्यूब पर। हो सकता है ऑरेंज हाउस के लिए हो या ब्लू हाउस के लिए, वो सब सेम ही रहेगा कंटेंट। समझ में आ रहा है? तो मुझे मैसेज मत करिए कि मुझे लिंक चाहिए, रिकॉर्डिंग चाहिए। आप यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हैं। ये मैं रिमूव करके अब जो स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है? उसे अच्छे से समझिएगा। लुईस स्ट्रक्चर, सो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में सिर्फ उतना ही था। सब अब आएगा, अब तो स्टार्ट कर रहे हैं, अभी तो इंट्रो ही चल रहा था। देखिए जरा ध्यान से, हमको स्ट्रक्चर सीखने हैं। इसके अकॉर्डिंग तीन इसमें स्ट्रक्चर्स बनते हैं। पहला है स्केलेटन फॉर्मेशन, फिर डॉट, फिर डैश। स्केलेटन, डॉट एंड डैश। अब इस क्या रूल्स हैं, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि वो लिखने वाले नहीं है, वो सुनने वाले हैं। पहला पॉइंट, सेंट्रल एटम हमें बनाना पड़ेगा, सेंट्रल एटम आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। सेंट्रल एटम क्या होगा? तो अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन विच इज लीस्ट इन नंबर, अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन विच इज लीस्ट इन नंबर, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ दो, जिसका नंबर सबसे कम वो बनेगा सेंट्रल एटम, यानी कि सल्फर। अब अगर केस ऐसा हो कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा कुछ है ही नहीं, तो सेंट्रल एटम क्या बनेगा? नंबर कम है, यानी कि क्या बना? ऑक्सीजन। अब आपने सुना होगा एसिड में बेसिसिटी होती है और बेस में एसिडिटी, पता है? Yes, sir. बताएंगे क्या डेफिनेशन होती है बेसिसिटी? सर जो एसिड में बेसिसिटी होती है वो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स रहती है मोस्टली, बट उसमें कुछ एक्सेप्शंस रहते हैं। परफेक्ट। बेसिसिटी मतलब नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एसिड। तो H2SO4 की बेसिसिटी कितनी दिख रही है आपको? 2. दिख रही सबको? 2। यस Yes, sir. अब जिसकी जितनी बेसिसिटी होगी उसमें उतने OH होंगे। तो कितने OH? 2. ठीक। अब सेंट्रल एटम कैन बी सराउंडेड बाय मैक्सिमम 4 साइड्स। हमने 2 साइड्स तो एंगेज कर दी। कितने एटम बाकी हैं आपके पास? 2. कितने किए? 2। कहाँ प्लेस कर दें? समझा? Yes, sir. वाटर क्या है? इसके पास तो सिर्फ हाइड्रोजन है, तो कहीं भी प्लेस कर दो। हमने स्केलेटन कर लिया, अब डॉट करना है। ध्यान से सुनना एकदम। डॉट बनाने के लिए हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। वो तभी पता चलेगा जब आपको कॉन्फ़िगरेशन आएगा, एटॉमिक नंबर आएगा, तो वो तो हो गया कॉम्प्लिकेटेड। अब सिंपल मेथड क्या हो सकता है? जिसका जो ग्रुप नंबर होगा उसका वही इलेक्ट्रॉन्स होगा। हाइड्रोजन का ग्रुप नंबर क्या है? 1 बोलिए। 1। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1। ऑक्सीजन का ग्रुप नंबर क्या है? 16 ऑक्सीजन का 6A है ना? तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 6। समझ आया ना? सल्फर का ग्रुप नंबर क्या है?
जो ऑक्सीजन का है 6 कितना हो गया? 6। नाइट्रोजन का कितना हो गया? 5 5 है ना। अभी मतलब आपको हो सकता है पीरियोडिक टेबल ना याद हो तो प्रॉब्लम हो रहा, लेकिन वो धीरे धीरे हो जाएगा। तो आपको क्या है, कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखना पड़ेगा, डायरेक्ट पता चल जाएगा। ठीक है, अब आते हैं वापस, जरा डॉट बनाते हैं। हाइड्रोजन का एक ही इलेक्ट्रॉन है, हम सबके लिए अलग अलग सिंबल्स यूज करते हैं। ऑक्सीजन के 6 हैं। सल्फर के भी 6 हैं। अब हम लोग क्योंकि पढ़ रहे हैं लुईस की थ्योरी, ऑक्टेट रूल, तो हम सबके ऑक्टेट पूरे करेंगे। तो हाइड्रोजन का तो ऑक्टेट नहीं होता, हाइड्रोजन का तो ड्यूप्लेट होता है। ठीक है, तो देखिए जरा, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन था, 1 इलेक्ट्रॉन टेकन फ्रॉम ऑक्सीजन, और ये इसका ड्यूप्लेट हो गया। सेम हियर, समझ में आया ये? यस सर। यस अब आते हैं इस ऑक्सीजन पे, 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास पहले से हैं, 2 टेकन फ्रॉम सल्फर, ऐसा ही ऊपर भी होगा। अब आते हैं साइड ऑक्सीजन पे, इसके पास 6 था, 1 टेकन फ्रॉम हाइड्रोजन, 7 हो गया, 1 टेकन फ्रॉम सल्फर, 8 हुए इसके। यस यस इधर भी देखो, हमने सबके 8 पूरे किए हैं सेंट्रल एटम को छोड़ के। ठीक, सेंट्रल एटम हमेशा लास्ट में करते हैं। अब सेंट्रल एटम के पास है 6 इलेक्ट्रॉन, कितने और चाहिए उसको? तो बोलिए। अब वो 2 कहीं से भी ले सकता है, लेकिन उसकी प्रायोरिटी होती है बेसिसिटी, यानी कि लेफ्ट राइट। तो क्या करेगा? 1 फ्रॉम लेफ्ट एंड 1 फ्रॉम राइट। ये देखो, आप काउंट कर लीजिए, 8 हुए कि नहीं? यस सर। ये हमारा हो गया डॉट। अब हम आते हैं डैश पे। डैश बनाने के लिए स्केलेटन को फिर से बनाना है, और अब कोवेलेंट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड की डेफिनेशन अप्लाई करनी है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में कितने पेयर की शेयरिंग हुई है? 1 पेयर। तो कितने बॉन्ड बनेंगे? सिंगल बॉन्ड। Single bond. सिंगल बॉन्ड। अब ऑक्सीजन और सल्फर में कितने पेयर की शेयरिंग हुई है में? 2 कितने पेयर? 1 1 पेयर, 1 सॉरी है ना। यस अब सर। सल्फर का ऊपर वाले ऑक्सीजन के साथ कितने पेयर का शेयरिंग है? 2 ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। नहीं सर 1 ही होगा। पक्का? 2 नहीं सर। गलत। तो अच्छा ये बताओ, सल्फर को तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, तो दोनों ऑक्सीजन से उसका नोबल ऑक्टेट वैसे भी सेटिस्फाई हो रहा है। तो फिर क्या बोले? सर वो मुझे भी आपको तब भी पूछा था, तभी आपने बनाया था, बिकॉज वो समझा नहीं थोड़ा। अब अभी समझ जाओगे। देखो जरा, सल्फर ने ऑक्सीजन को दिया है पर लिया तो नहीं ना। नहीं सर। अब जरा एक डेफिनेशन याद करो, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर बाय सिंगल एटम। कौन सा बॉन्ड? डेटिव बॉन्ड। सल्फर ने डोनेट किया पर लिया नहीं, तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? बॉन्ड। ये गैस का समझा? यस सर। Yes sir. सर अब क्लियर है। अभी जरा वाटर देखते हैं। ऑक्सीजन के 6, हाइड्रोजन का 1, हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट हो गया और ऑक्सीजन का ऑक्टेट हो गया। जरा बताओ कितने कितने बॉन्ड्स बनेंगे लेफ्ट राइट में? सिंगल बॉन्ड। सिंगल बन गए।
अच्छे से इस स्ट्रक्चर की एक एक स्टेप्स को देख लीजिए, क्योंकि अगला स्ट्रक्चर आप बनाएंगे। देखिए Yes, sir. Done. हो गया, नहीं सर, 2 मिनट। अच्छे से बनाइए। अगला स्ट्रक्चर आपको बनाना है, इसलिए एक एक स्टेप्स को ध्यान से देख लीजिए। आप कॉपी ना करें, बल्कि मैं तो कहता हूँ प्रोसेस फॉलो करें आप खुद से। So done. Yes, sir, done. सबका हो गया? Yes, sir. ठीक है। अब आप कंपाउंड नोट करिए H2SO3, जिसका स्ट्रक्चर आपको बनाना है। बनाइए। Done.
गाइस बना पाए हम लोग? यस सर। Yes, sir. Bana. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Done. sir. हो गया. इरेज कर दूं ना, ये सब तो कॉपी कर चुके हैं हम लोग. Yes, sir. Yes, sir. ये स्ट्रक्चर होना चाहिए. कितने लोगों का राइट हुआ है? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, आप ऑनेस्टली ये बता दो, एकदम ऑनेस्टली, कितने लोगों का गलत हुआ? प्लीज हाथ उठाइए, कितने लोगों का गलत हुआ? नमन और बस केवल नमन ने गलत किया. पर इंटेलिजेंट बच्चे हैं. The donor alignment is okay. You can place left or right, whatever, no problem. Was also in there. ऑक्सीजन एटम नीचे लिया था, बस उतना डिफरेंस था, बाकी सब That thing is okay. You can see. हाँ, मैंने इसलिए मुझे लगा भी कि गलत नहीं होगा. This is also okay. Direction doesn't matter. अभी तक 3 लोगों ने वो एक्सेप्ट किया है कि गलत है. डबल बॉन्ड ले लिया डीटी की जगह. ये टैलेंट कहाँ से लाया भाई अंशुमन? कैसे किया आपने? और मैं बताऊं, ये तो इतना इजी था गलती से. अच्छा, ये तो इतना इजी था, मैंने इसीलिए इसको इरेज नहीं किया. यू जस्ट सी, इसका ही तो कॉपी था, ये देखो. सर खाली निकालना था नीचे वाला ऑक्सीजन. बस हो गया. बस. मैंने इसीलिए पहला स्ट्रक्चर H2SO3 दिया. चलो नेक्स्ट ट्राई करते हैं. H3PO4. फॉस्फोरस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है, मैं पहले भी बता चुका हूं. स्टार्ट करिए. Yes, sir. बना लिया. सबका बन गया? हाँ सर, बन गया. सर 1 मिनट. सर 2 मिनट वेट. Yes, sir. Done. और किसका किसका बना भाई? बस हो गया सर. यस सर, हो गया. चलो मैं बना रहा हूँ, देखिएगा कितने लोगों ने गलत किया, कितनों ने सही. ये है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Same sir. है. Sir. Yes, sir. यही है. क्या बात है, क्या बात है. अनिश तिवारी, तिवारी जी ने भाई आपकी राइट कर दिया. इनके लिए जो तालियां बजानी पड़ेंगी इस बार.
चलिए जरा गलत वाले बताइए कितने लोगों का रॉन्ग हुआ है गाइस, प्लीज कितने लोगों का रॉन्ग हुआ है बताइए। आई गॉट रॉन्ग, शुभम प्रजापति, उत्सव जौहरी और बस दो ही लोगों ने गलत किया। अच्छा, जिनका रॉन्ग हुआ है उनको समझ में आ रहा है कि प्रॉब्लम क्या था उनका? उत्सव, प्रॉब्लम समझ गए आप आपकी कि क्या गड़बड़ किया है? गुड। हाँ सर। शुभम, शुभम सर समझ गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट। HNO3 HNO2, क्या बात है, तानिश भाई ने इतनी जल्दी कर दिया इस बार तो। तानिश, दोनों बना लिया आपने? डन सर। हाँ सर। शाबाश, दो लोगों का हो गया है। Yes, sir, done. Yes, sir, done. सर हो गया। सबने बना लिया, टैलेंट है। शुभम प्रजापति जी, आपने बनाया? क्यों शुभम? अंशुमन आपका बना? हाँ सर। डन तनिष्क, सर। मुझे ये बता दो कि HNO3 में कितने डेटिव बॉन्ड्स हैं? 1 जिससे One पूछे day. वही बोलो। ध्रुव, ध्रुव झा, ध्रुव, एम आई ऑडिबल? विनीत? Yes, sir. HNO2 में कितने डेटिव बॉन्ड हैं? Sir, 2. HNO3 has 3 dative bond. 2. Oh my god. विनीत, आपके कितने हैं? 2. 2। चलो बना के देख लेते हैं एक बार कितने लोगों का सही हुआ है।
HNO2 में 0 dative bond मिला है. And what about HNO3? तो उसमें भी नहीं रहेगा. क्या बात कर रहे हो? सर 1. नहीं सर, एक डेटिव बॉन्ड है. सर HNO3 में 3 है. एक अरे है सर. नहीं, आया और HNO this is HNO3. हाँ सर यही है. यस सर, ये है. कितने लोगों ने रॉन्ग किया? मी. तनिष्क, इतना फास्ट क्यों? अरे बाप रे, इतने सारे लोगों का रॉन्ग है. ये सब वो लोग हैं जो इनको बहुत जल्दी है. जरा करेक्शन करो, देखो क्या गड़बड़ है. आई थॉट इट विल गो फॉर ड्यूप्लेट. व्हाई? हु टोल्ड यू दिस? एक्सेप्ट hydrogen, no any other element should duplicate tendency. I also got wrong. Hitansh, क्या गड़बड़ किया? Sir, I can't understand where to put bonds and where to put that arrow. इतने सारे स्ट्रक्चर्स के बाद ऐसी बात करोगे? सर आप एक बार क्लियर डिफरेंस समझा सकते हैं एरो और बॉन्ड्स के बीच में? Arrow is only where central atom is behave as donor. Central atom is behave as donor, not taking electron from the oxygen. Like in this case, sulfur is only donating, not accepting. And the same tendency between this nitrogen and oxygen. And HNO2 is simple without dative. कितने लोगों का राइट है? यस सर. Yes, sir. आ गया. हाँ सर. अभी जरा गलत वाले लोगों को बताने दो पहले. चलो जरा जिनका जिनका रॉन्ग हुआ वो बोलो. अंशुमन रॉन्ग किया? नहीं सर, करेक्ट हो. क्या बोल रहे हो? करेक्ट हुआ. ओके. किसका किसका रॉन्ग हुआ? अरे आपकी सबका करेक्ट है क्या? मेरा अमन रॉन्ग. विनीत अच्छा करेक्ट हुआ. अमन का रॉन्ग. अमन क्या मिस्टेक किया आपने? तो वो डबल लाइन ही लगा था मैंने. 2 पेयर का शेयरिंग होगा बेटा तो 2 बॉन्ड बनेगा. ब्रो हाइड्रोजन सेपरेटली. नमन है, ये कौन सा स्टाइल था? सर मुझे वो लगा कि दोनों ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड कर दिया मैंने, तो इससे गलत. बेटा ऐसा लगना नहीं है. जब हम डॉट बनाते हैं ना तभी हमें पता चलता है. सर, आपने आप एक डॉट बार बनाया कि बता- नहीं बनाया था? सर आप एक बार नहीं सर, डॉट कौन सा? क्या चल रहे हो? सर आप एक बार HNO3 बना सकते हो. HNO3. Yes. नाइट्रोजन के पहले तो ऑक्सीजन के 6 बना दे. ये तो हो गया प्लेसमेंट डॉट का. इसके बाद नाइट्रोजन का ड्यूप्लेट, ऑक्सीजन का ऑक्टेट, इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट, इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट. अब बचा नाइट्रोजन. 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 चाहिए. एक तो इससे लेना पड़ेगा 6. 2 फ्रॉम एनीवन. तो यही गलत किया आप लोगों ने. पक्का मिस्टेक सबका यही हुआ है. अब देखो जरा. सर आप म्यूट हो. दिख रहा है आपको? नाइट्रोजन डोनेट किया है. हाँ सर. मिस्टेक दी है कि आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि किससे इलेक्ट्रॉन लेगा सेंट्रल एटम. सर 2 इलेक्ट्रॉन लिए, इससे 2 लाइंस आई ना सर. ऑब्वियसली यार लिखा है आपने.
टू पेयर मतलब 2 बॉन्ड्स। जितने स्ट्रक्चर्स बनवाए हैं इनकी आप रीप्रैक्टिस करिए। मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में और बनवाऊंगा जितने पूरी केमिस्ट्री में कंपाउंड है। सर आप बार सर बार आप mute हो वापस गए। म्यूट हो गए। कर लीजिए, रेस्ट ऑन नेक्स्ट। सर मुझे एक डाउट था। बोलिए। सर हमने जो HNO3 का स्ट्रक्चर बनाया उसमें सर हमने एक ऑक्सीजन को नाइट्रोजन के राइट में प्लेस किया। सर उसको हम नीचे नहीं प्लेस कर सकते हैं? सर उससे नहीं कोई होता फर्क है। नहीं पड़ेगा, आप कहीं भी प्लेस करिए। ठीक है, चलिए। आपने क्या बोला? ओके गाइस, गुड बाय। थैंक यू सर। सर मुझे भी एक डाउट है। थैंक यू सर। बाय सर। बाय सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye, sir. थैंक यू सर, बाय बाय।